identification keys and catalog. First of all, what is catalog? Catalog is basically an index of taxa. टैक्सोनॉमी के अंदर जब भी हम कोई इंफॉर्मेशन जो है सिस्टमैटिक्स के ज़रिए हासिल करते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन उस वक्त तक साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं रहती जब तक उसको पब्लिश ना किया जाए, जब तक उस इंफॉर्मेशन को साइंटिफिक कम्युनिटी या नॉन साइंटिफिक कम्युनिटी उसके लिए पब्लिश ना किया जाए, उसको पब्लिक ना किया जाए। और ये जो पब्लिक करना है, इसके बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं। अब इसमें बुक के ज़रिए भी आप किसी इंफॉर्मेशन को रीडर्स तक पहुंचा सकते हैं, साइंटिफिक कम्युनिटी या जो नॉन साइंटिफिक कम्युनिटी है उस तक पहुंचा सकते हैं। इसी तरीके से पम्फलेट की फॉर्म के अंदर इंफॉर्मेशन को शेयर किया जा सकता है, रिसर्च आर्टिकल्स की फॉर्म के अंदर या फिर रिव्यू आर्टिकल की फॉर्म के अंदर आप अपना डाटा दूसरे लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। इसी तरीके से चेकलिस्ट आप पब्लिश कर सकते हैं या फिर कैटलॉग की फॉर्म के अंदर इंफॉर्मेशन को शेयर किया जा सकता है। अब कैटलॉग क्या है और कैटलॉग को कैसे हम डिफाइन करते हैं और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? कैटलॉग इज बेसिकली एन इंडेक्स टू द टैक्सा और इसको इस तरीके से अरेंज किया जाता है कि जो देखने वाला होता है उसको बहुत आसानी से ये पता चल जाता है कि किसी भी टैक्सा के टोटल कितने एनिमल्स या कितनी स्पीशीज अवेलेबल हैं और किसी एरिया से कितनी स्पीशीज इस इंडेक्स के अंदर शामिल हैं। अब ब्लैक वेल्डर के मुताबिक जो कैटलॉग पब्लिश किया जाता है, इस कैटलॉग के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए? इसके अंदर ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन का रेफरेंस होना चाहिए। इससे क्या मुराद है कि अगर कोई भी पर्सन एक नई स्पीशीज डिस्क्राइब करता है और वो उस स्पीशीज को पब्लिश करता है, तो जिस आर्टिकल के अंदर ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन पब्लिश हुई है, जिसके अंदर उस स्पीशीज के मुतालिक डिटेल्स अवेलेबल हैं, उसका रेफरेंस अवेलेबल होना चाहिए। उसके बाद लेटर रेफरेंसेस, इससे क्या मुराद है कि अगर उसी स्पीशीज से रिलेटेड अगर किसी और ने कोई काम किया, पब्लिश किया, तो बाद में जो रेफरेंसेस आए वो भी इस कैटलॉग के अंदर शामिल होने चाहिए। इसी तरीके से उस स्पीशीज के जो साइनोनिम्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन, उनके जो रेफरेंसेस हैं वो भी इस कैटलॉग के अंदर शामिल होने चाहिए। फिर जब एक स्पीशीज को डिस्क्राइब किया जाता है और एक स्पीशीज बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज के अंदर अवेलेबल है, तो इस कैटलॉग के अंदर ये इंफॉर्मेशन मौजूद होनी चाहिए कि इस स्पीशीज की रेंज क्या है, ये किन किन कंट्रीज के अंदर अवेलेबल है। उससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक स्पीशीज किस किस्म के हैबिटेट के अंदर, किस किस्म के इन्वायरमेंटल कंडीशंस के अंदर सर्वाइव करती है। इसी तरीके से टाइप लोकेलिटी से क्या मुराद है कि जब किसी स्पीशीज की डिस्क्रिप्शन की जाती है, प्रीवियस मॉड्यूल्स के अंदर हमने देखा कि एक टाइप स्पेसिमेन जब हम सिलेक्ट करते हैं जिसकी बेस के ऊपर हम अपनी ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन करते हैं, तो उस स्पेसिमेन को हम किसी म्यूजियम के अंदर डिपॉजिट करते हैं। जब हम किसी म्यूजियम के अंदर उसको डिपॉजिट करते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है जो हमने डॉक्यूमेंट करनी होती है कि उस स्पीशीज को किस एरिया से कलेक्ट किया गया, जिस एरिया से हमने कलेक्ट किया वो उसकी टाइप लोकेलिटी कहलाती है। अब टाइप लोकेलिटी के साथ उस टाइप लोकेलिटी से जो स्पीशीज कलेक्ट की उसको कहाँ पे डिपॉजिट किया है, ये इंफॉर्मेशन भी कैटलॉग के अंदर अवेलेबल होनी चाहिए।
तो ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, उसका रेफरेंस मौजूद होना चाहिए। उसके बाद में अगर किसी ने उस स्पीशीज़ को डिस्कस किया या किसी दूसरे कंट्री से उस स्पीशीज़ से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन पब्लिश की, उसका रेफरेंस मौजूद होना चाहिए। फिर उस स्पीशीज़ से रिलेटेड जो सिनोनिम्स हैं, उनके रेफरेंसेस कैटलॉग के अंदर शामिल होने चाहिए। उसके बाद उस स्पीशीज़ की रेंज क्या है, वो किस किस कंट्री के अंदर अवेलेबल है, और उसके साथ-साथ उसकी जो टाइप लोकेलिटी है, उसका ज़िक्र कैटलॉग के अंदर मौजूद होना चाहिए। उसके बाद एक जो कैटलॉग है, उसके अंदर जब स्पीशीज को अरेंज किया जाता है, टेक्सा को अरेंज किया जाता है, तो उसको अल्फाबेटिकली अरेंज करते हैं। अब एक कैटलॉग, उसकी कितनी वर्थ है, उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो कितना कंप्लीट है। अगर एक कैटलॉग कंप्लीट नहीं है, फॉर एग्जाम्पल एक टेक्सा के अंदर जो स्पीशीज का डाटा है वो अवेलेबल नहीं है, तो इसका मतलब है ये कैटलॉग इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है किसी भी टेक्सा के मुतालिक। लेकिन अगर ये जो कैटलॉग है कंप्लीट है, इसके अंदर तमाम इंफॉर्मेशन, तमाम स्पीशीज जो कि एक टेक्सा के अंदर मौजूद हैं, वो अवेलेबल हैं, तो ये रीडर्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ऐसा जो कैटलॉग होता है, वो टैक्सोनॉमिस्ट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अब जो कैटलॉग है, इसको बनाना काफ़ी हेक्टिक एक टास्क है, और इसके अंदर जो टैक्सोनॉमिस्ट इन्वॉल्व होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें वर्ड स्पाइटर कैटलॉग की, तो नॉर्मन प्लेटनिक, जो कि अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, रिसेंटली उनकी डेथ हुई। इन्होंने स्पाइडर का वर्ड कैटलॉग बनाया और उसको इन्होंने अपडेट रखा। तो ये जो कैटलॉग है, ये तमाम साइंटिफिक कम्युनिटी जो कि अरेक्निड्स के ऊपर और ख़ास तौर पर स्पाइडर्स के ऊपर जो काम कर रहे हैं, उनके लिए बहुत यूज़फुल है, क्योंकि इस कैटलॉग के अंदर तमाम इन्फॉर्मेशन मौजूद है कि एक जो जीनस है या एक फैमिली जो है, उसके अंदर कितनी स्पीशीज़ अवेलेबल हैं और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ-कहाँ पे है, उनके सिनोनिम्स कौन से हैं। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये टैक्सोनॉमिस्ट को हेल्प करती है उनके रिसर्च वर्क के अंदर जो है। ये जो कैटलॉग होता है, इसके बारे में हमें यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिलती है कि किसी एरिया से टोटल अब तक कितनी स्पीशीज़ हैं जिनको रिकॉर्ड किया जा चुका है। इसी तरीके से कैटलॉग ऑफ लाइफ, कैटलॉग ऑफ लाइफ क्या है? ये एक ऑनलाइन डेटाबेस है। इस ऑनलाइन डेटाबेस के अंदर तमाम जो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनका कंप्रिहेंसिव और एक अथॉरिटेटिव डाटा मौजूद है। तो कोई भी पर्सन जो किसी भी पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के ऊपर काम कर रहा है, तो वो इस जो कैटलॉग ऑफ लाइफ है, इसको कंसल्ट करके तो ये अंदाजा लगा सकता है कि उस पार्टिकुलर टेक्सा के अंदर कितनी स्पीशीज हैं और उनकी अवेलेबिलिटी कहाँ कहाँ पर मौजूद है। ये तकरीबन 12 डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर अवेलेबल है। ये जो कैटलॉग ऑफ लाइफ है, ये जून 2001 के अंदर बनाना शुरू किया गया, और तकरीबन इसको जो है 19 साल अब हो चुके हैं। और करंट इसका स्टेटस क्या है कि करंटली ये एक्टिव है, और इसके यूज़ के लिए जो कोई भी बंदा रजिस्टर हो सकता है, कोई भी पर्सन रजिस्टर हो सकता है, और उसको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। दूसरा, ये कोई कमर्शियल डेटाबेस नहीं है। कोई भी पर्सन जो कि साइंटिफिक कम्युनिटी से ताल्लुक रखता है या इवन साइंटिफिक कम्युनिटी से ताल्लुक नहीं भी रखता, तो वो इस कैटलॉग को यूज़ कर सकता है। आम पब्लिक के लिए ये इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर अवेलेबल है, लेकिन जो है इसके अलावा हमने कहा कि ये मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के अंदर भी अवेलेबल है। अगर कोई दूसरी लैंग्वेज के अंदर इस्तेमाल करना चाहता है, तो वो इसको यूज़ कर सकता है।